Welcome back to class study. Hello guys, now we will going to continue our remaining topics related to the rise of nationalism in Europe. This is second part of this chapter, so let's start. तो जैसा कि मैंने आप लोग से ज़ोल्वेरेन की बात करने को कहा था, तो ये बात है प्रसिया की, जहाँ ज़ोल्वेरेन 1834 में फॉर्म हुआ था। ये एक कस्टम यूनियन है। तो अगर इसके बारे में हम डीपली जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि जो जर्मन स्टेट है वो भी इसमें जुड़े हुए थे। तो ये ज़ोल्वेरेन से क्या फ़ायदा हुआ, ये मैं अगर आप लोग को बताऊं तो इसका भी पहला पॉइंट है एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। ओह, तो दोस्तों आप लोग टैरिफ बैरियर्स का मतलब तो जानते ही होंगे, ट्रेड बैरियर्स। और जो लोग नहीं जानते वो लोग अब जान गए होंगे। तो एक बात और सुनो, वहाँ पे लगभग 30 करेंसीज चलती थी, जो कि ज़ोल्वेरेन के बाद बदलकर केवल 2 ही करेंसीज ही रह गई थी। इन सब करेंसीज का रिडक्शन हो चुका था। अब उनका वो क्या करते थे ये तो मुझे नहीं पता। वैसे भी 30 करेंसीज कौन से कंट्री में होती है। तो अब बात आती है उस कैरेक्टर की जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, द वन एंड ओनली नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि बैटल ऑफ वाटरलू में हार चुका था। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में लड़ी गई थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि नेपोलियन बोनापार्टे जब इतनी आसानी से हार गया तो वो एम्परर क्यों बना था फ्रांस का। तो मैं बता दूं कि नेपोलियन बोनापार्टे को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उस समय नेपोलियन बोनापार्टे को खतरे के समान माना जाता था और नेपोलियन के साथ कोई भी ऐसे युद्ध करने नहीं चला जाता था, क्योंकि सब जानते थे अगर कोई नेपोलियन के साथ युद्ध कर रहा है तो जीतने का कोई चांस ही नहीं था। तो अब तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने ही तो कहा था कि नेपोलियन बोनापार्टे डिफीट हो चुका है बैटल ऑफ वाटरलू में। तो जब नेपोलियन बोनापार्टे को कोई डिफीट ही नहीं कर सकता तो वो हारा कैसे। तो नेपोलियन बोनापार्टे को 4 देश मिलकर हराए थे, ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, और इन सब के बीच ट्रीटी ऑफ वेना भी हुआ था। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड ट्रीटी ऑफ वेना 1815। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें याद कर लेने हैं। तो रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी। तो अगर तुम लोग भूल गए होगे कि ये बर्बन डायनेस्टी है क्या, तो मैं बता दूं, लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और दूसरा पॉइंट है कि फ्रांस की बाउंड्री पर स्टेट सेटअप कर दिए गए थे ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपेंड ना कर जाए। और फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। फोर्थ पॉइंट है रसिया को पोलैंड मिल चुका था। फिफ्थ पॉइंट है प्रसिया को वेस्टर्न साइड के कुछ टेरिटरीज के हिस्से मिल चुके थे और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली में कंट्रोल मिल चुका था। और सातवां पॉइंट है जो कॉन्फेडरेशन हुआ था 39 स्टेट का नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। सो गाइस, मैंने तुम लोग को 7 पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में केवल 5 ही लिखने हैं। तो अब एक नया टॉपिक आता है, द रेवोल्यूशनरीज। द रेवोल्यूशनरीज एक सीक्रेट सोसाइटी है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इनका एम क्या था। अभी कोई भी ऐसे सीक्रेट सोसाइटी ऐसे ही तो फॉर्म होगी नहीं, कुछ ना कुछ एम तो होगा ही। तो चलो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स इनके भी बता देता हूँ। तो इसका पहला पॉइंट है कि वो लोग देशभक्ति की आग जगा रहे थे। और दूसरा पॉइंट है कि वो लोग मोनार्क को अपोज कर रहे थे। और तीसरा पॉइंट है वो ऑटोक्रेटिक रूल का एंड चाहते थे। और चौथा पॉइंट है कि वो लोग नेशन स्टेट चाहते थे। तो नेशन स्टेट के बारे में मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में कुछ तो बताया है। अगर तुम लोग भूल गए हो तो पिछला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। और वो लोग ट्रीटी ऑफ वेना को अपोज कर रहे थे।
तो दोस्तों, ये हो गए तुम्हारे 5 पॉइंट्स। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात आती है एक इटालियन रेवोल्यूशनरी की, जिसका नाम है गुसेप्पी मज़ाइनी। सो इनका पहला बर्थडे केक 1807 में कटा था और ये यूनिफिकेशन चाहते थे इटली की, वो भी एजुकेशन के थ्रू। तो चाहना या ना चाहना से क्या होता है, ये जाने जाते थे फॉर्मेशन ऑफ यंग इटली की वजह से, जो कि मर्सलेस में फॉर्म हुई थी। और इन्होंने यंग यूरोप भी फॉर्म किया था। सब कुछ यंग तो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये बूढ़े थे। सो इसके साथ अपना ये लेक्चर खत्म होता है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video to your friends. Thank you.